जनाब दौलत सिंह पटेल साहब, जिनका इंतखाबी निशान सिंबल लिफाफा है, हैदराबाद से तशरीफ लाए MIM पार्टी के MLA विधायक जनाब माजिद हुसैन साहब, उत्तर प्रदेश के MIM पार्टी के अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब, पूर्वांचल के MIM के सदर और जनाब खालिद तिवारी साहब, जिला सदर नफीस अहमद साहब, सैफ कादरी साहब, अब्दुल खालिद साहब, अपना दल पार्टी के तमाम जिम्मेदारान और नेता, मौजूद हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार और माँ और बहनों और मेरे बुजुर्ग नौजवान साथियों, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के इस जनसभा जलसे में आपने शिरकत की। मैं आपका शुक्रगुजार इसलिए भी हूँ, इतनी गर्मी के बावजूद भी इतनी बड़ी तादाद में आप यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यकीनन आप तमाम की यहाँ पर आमद से, यहाँ पर आपकी मौजूदगी से न सिर्फ हमारे हौसले बुलंद होते हैं, बल्कि इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर आपका जमा होना PDM के तमाम मुखालिफिन को एक पैगाम मिलता है कि इंशाअल्लाह ताला आपके बाद इस पार्लियामेंट के चुनाव में उत्तर प्रदेश में, खास तौर से पूर्वांचल में एक नया सियासी इख्तिलाफ का आगाज होने जा रहा है। और मुझे यकीन है कि हम इंशाअल्लाह ताला PDM एक नई तारीख को रकम करेगा। और PDM इसलिए बनाया गया कि उसमें उसके ज़रिए से पिछड़ा दलित और मुसलमानों को उनसे सामाजिक न्याय हो, उनसे इंसाफ हो, उनसे उनको उनका हक मिले। और तमाम बहुत से सियासी नेता हिस्सेदारी की बात करते हैं मगर हिस्सा नहीं देते हैं। चुनाव के वक्त तो सब बात करते हैं मगर चुनाव में वोट लेने के बाद वो सिर्फ अपने ही खास परिवार के लोगों को आगे बढ़ाते हैं। PDM इस बात को आपके सामने साफ तौर पर रखना चाहता है कि अगर आप पहली तारीख के दिन यहाँ से PDM के उम्मीदवार दौलत सिंह पटेल साहब को अपना कीमती वोट देंगे तो हम आपसे वादा करते हैं कि पिछला दलित और मुसलमानों को न सिर्फ उनसे इंसाफ होगा बल्कि उनके लिए तरक्की की राहें बनाई जाएंगी, उनको वो मुकाम दिया जाएगा जो किसी सियासी पार्टी ने, चाहे BJP हो या समाजवादी कांग्रेस हो। हमारी कोशिश यही है कि PDM के जरिए आप तमाम को आपका हक मिले। मेरी आप तमाम से दरख्वास्त है कि आप PDM की कामयाबी के लिए दुआ भी करिए और अपने वोट का इस्तेमाल भी करिए। ये PDM सिर्फ पार्लियामेंट के चुनाव के लिए नहीं बनाया गया बल्कि इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि मैं, हमारी पार्टी और पार्टी के तमाम मजलिस के जिम्मेदारान हमारी बहन पल्लवी पटेल साहब के साहिबा के साथ रहेंगे और माताजी के हाथ को मजबूत करते रहेंगे। और मरहूम सोनेलाल पटेल साहब जो आज इस दुनिया में नहीं है, उनके ख्वाबों को अगर कोई पूरा कर रहा है तो मेरी बहन पल्लवी पटेल उन ख्वाबों को पूरा करने की कोशिश कर रही है। आप इस बात को मैं आपके बात जरूरी समझता हूँ कि अगर पल्लवी पटेल को सत्ता की जरूरत होती तो पल्लवी पटेल BJP से जाकर सौदा कर लेती। पल्लवी पटेल को सत्ता से मोहब्बत नहीं है, इसीलिए उन्होंने नरेंद्र मोदी से दूरी अख्तियार की। पल्लवी पटेल को अगर सीट की जरूरत होती तो समाजवादी पार्टी में रहती, मगर पल्लवी पटेल के सामने अपने बाप के सोनेलाल पटेल के उन ख्वाबों को पूरा करने की जिम्मेदारी उन्होंने ली है अपने कंधों पर। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जिस शख्स ने अपनी जिंदगी में न सिर्फ अपनी समाज के लिए बल्कि गरीब और मजलूमों के इंसाफ के लिए, मुसलमानों के लिए, दलित के लिए, जिसने पुलिस से कई मरतबा अपने जिस्म पर लाठियां खाई, मसाइब और मुश्किलात का सामना किया,
मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमारी इस बहादुर बेटी की बहन का साथ दें और उन ख्वाबों को हम पूरा करें। और यकीन जानिए, अगर वो ख्वाब पूरे होंगे, मुझे यकीन है कि वो ख्वाब पूरे होंगे, तो सिर्फ पल्लवी पटेल के इनफरादी ख्वाबों की ताबीर नहीं होगी, बल्कि वो तमाम के तमाम गरीब और मजलूमों के ख्वाबों को हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात जो मैं आपके सामने अर्ज करना चाह रहा हूँ कि ये मिर्ज़ापुर की पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है और आप देखते हैं कि यहाँ पर एक ज़माने में बेहतरीन कालीन बनता था, मगर आज हम देखते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं तो मिर्ज़ापुर में आकर कालीन की बात नहीं करते, मोदी आकर मिर्ज़ापुर में ब्रह्मोस मिसाइल की बात करते हैं। आखिर क्या वजह है? आखिर क्या वजह है कि नरेंद्र मोदी इस बात को भूल गए कि वो सरजमीन है जहां पर अल्लाह ने, ऊपर वाले ने, जमीन और आसमान को बनाने वाले ने यहाँ के नौजवानों की उंगलियों में फन दिया है, जो अपना पसीना बहाते हैं और बेहतरीन कालीन बना सकते हैं। तो मालूम हुआ कि मोदी और बीजेपी आरएसएस को नौजवान के पसीने की और उनकी मेहनत की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ यही चाहती है कि नौजवानों के दिलों में, उनके जहनों में, उनकी सोच में, उनकी जिंदगियों में एक नफरत की जहर को घोल दिया जाए और वो सिर्फ मोदी की सभाओं में जाकर मोदी का नाम लेकर नारे लगाते रहें। पीडीएम आपसे वादा कर रही है कि इंशाअल्लाह ताला आप यहाँ से हमारे उम्मीदवार को कामयाब करिए। दौलत सिंह पटेल साहब को कालीन की इंडस्ट्री के लिए हमारी बहन पल्लवी पटेल साहब और हम मिलकर उसकी पूरी कोशिश करेंगे कि वो इंडस्ट्री और मजबूत हो सके। एक जमाने में यहाँ पर पीतल की इंडस्ट्री होती थी, मगर मोदी मिर्ज़ापुर को आकर वही पुरानी बात कि हम ब्रह्मोस मिसाइल बना रहे हैं। मोदी जी, यहाँ पर पीतल की इंडस्ट्री के लिए आपने क्या किया? मगर मोदी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। मोदी मिर्ज़ापुर को आकर कहती है कि हमने उत्तर प्रदेश में बड़ी रोड बनाए, एयरपोर्ट बनाए। मोदी जी, मिर्ज़ापुर को आने के लिए यहाँ पर एक ही पुल है और वो भी पुल खराब हो जाता है। अभी मोदी जी, आप गाड़ी में आइए मिर्ज़ापुर को, जैसा हम गाड़ी में आए थे। आप आसमान से आते हैं, जमीन पर 2-10 कदम रखते हैं और आप फिर आसमान में उड़कर चले जाते हैं। आपको गरीब की तकलीफ का कैसे अंदाजा होगा? यहाँ पर आप जानते हैं कि मिर्ज़ापुर में, चुनार में एक सीमेंट की फैक्ट्री थी। समाजवादियों ने अपने चेलों को चंद पैसों में बेच दिया, जिसकी वजह से हजारों लोग की नौकरी। यहाँ पर जितनी ज़िराअत होती है, किसान जो ज़िराअत करता है वो सिर्फ बारिश के पानी की वजह से उसकी ज़िराअत होती है या खेती कर सकता है। क्यों नहीं सिंचाई के लिए पानी का इंतजाम यहाँ पर किया गया? यहाँ पर तो बीजेपी के सांसद हैं, मंत्री हैं और उनके हस्बैंड भी मंत्री हैं, बाबा है यहाँ पर मुख्यमंत्री, और मोदी जो है प्रधानमंत्री है। अब आप बताइए 10 साल में क्या हुआ यहाँ पर मिर्ज़ापुर में? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आजकल हमारे देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि वो अपनी माँ की पेट से पैदा नहीं हुए। ये कहाँ है उन्होंने? ये कहाँ है उन्होंने? उन्होंने कहा ये हम कोई भड़काऊ भाषण नहीं दे रहे हैं। अगर मीडिया में कोई लोग मोदी जी को चाहने वाले हैं तो दिल पर मत लीजिए, गुर्दे पर लीजिए। मोदी जी ने ये बात कही है, मोदी जी ने बात कही और मोदी जी ने यहाँ तक कह दिया कि ऊपर वाले ने उनको खास मकसद के तहत यहाँ पर भिजाया है। मोदी जी, खास मकसद आपका यही था क्या कि इसी गंगा में लाशें बह रही थी, कुत्ते उन लाशों को खा रहे थे? इस मकसद के लिए आपको प्रधानमंत्री देश के गरीबों ने बनाया था कि कोविड में आप नजर नहीं आए, कोविड में आप नजर ही नहीं आए, आप गायब हो गए। ऑक्सीजन किसी को नहीं मिला,
आपने चंद घंटों में पूरे भारत को ताला लगा दिया। आज मोदी जी कहते हैं कि अगर मैं सत्ता में नहीं आऊंगा तो फलां जगह पर ताला लग जाएगा। मोदी जी, आप और हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे, हम और आप इस दुनिया से जाने को आए हैं और जाएंगे, मगर देश रहेगा इंशाअल्लाह होता है। आज भारत के प्रधानमंत्री ये समझते हैं कि मैं देश से बड़ा हूं, इसीलिए क्या क्या बोले जा रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि मुजरा होगा। आप बताइए, 133 करोड़ जनता का प्रधानमंत्री है और कहता है कि मुजरा होगा। मोदी जी, याद रखिए, अगर आप इस तरह महिलाओं का अपमान करेंगे तो हमारे मुंह में भी जबान है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, जब चीन डेप्सांग, डेमचाक और पोंगसवांगसू लेक में भारत की 2000 स्क्वायर किलोमीटर को कब्जा करके बैठ गया, तो क्या आप ब्रेक डांस कर रहे थे चीन के साथ? मोदी जी, जब ये गांव रक्षक गरीबों को रोककर मारते थे, पीटते थे, तो क्या आप उनके साथ भांगड़ा नहीं कर रहे थे? जब धर्म संसद किए जाते और गालियां बकी जाती महिलाओं को, नफरत फैलाया जाता, तो मालूम हुआ कि मोदी जी उनके साथ भरतनाट्यम कर रहे थे। तो मोदी जी, आप इस तरह अगर बोलते रहेंगे तो देश देख रहा है। मोदी जी, आखिर आपको हो क्या गया है? हम जानते हैं कि आप 75 साल के करीब हो रहे हैं, मगर आज आप इस तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। आज देश का प्रधानमंत्री आकर मिर्जापुर में कहता है कि आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री को शायद नहीं मालूम, हम उनको याद दिलाना चाहते हैं कि पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में, देश के विभिन्न प्रदेशों में मुसलमानों को आरक्षण मिलता है, अंसारियों को मिलता है, काश्तकार को मिलता है, कसाब को मिलता है, कुरैशी को मिलता है, चाट को मिलता है, तेली मालिक को, दर्जी को मिलता है, इदरीसी को मिलता है, फकीर को मिलता है, सलमानी को मिलता है, सैफी को मिलता है, हज्जाम को मिलता है, सक्का को मिलता है, अब्बासी को मिलता है, शेख सरवरी को मिलता है, मोची को मिलता है, मोइन को मिलता है, मंसूरी को मिलता है, मुस्लिम कायस को मिलता है। मोदी जी, आप किसको लड़ाना चाह रहे हैं? आप देश में लड़ाई लड़ना चाहते हैं। आप एक समुदाय को दूसरे समुदाय से भिड़ाना चाहते हैं। मोदी जी, ये मत करो। देश का ये अमन बहुत अहम चीज है। तुम सिर्फ चुनाव जीतने के लिए कितनी नफरत को आप पैदा करेंगे, कितनी नफरत आप घोल देंगे। क्या आपने नहीं कहा था मोदी जी कि कपड़े देखकर पहचानो? क्या आपने अपनी जबान से नहीं कहा था कि कब्रिस्तान और शमशान आपने नहीं कहा था? इस चुनाव में मोदी कहती है कि हम घुसपैठी हैं भारत के मुसलमान। यकीनन हम बहुत इज्जत करते हैं मंगल पांडे की, हम कभी भी उनकी कुर्बानियों को नहीं भूलेंगे, ना उसको रागा जाने देंगे। मगर मोदी जी, पूर्वांचल की सरजमीन पर आपकी जबान से डॉक्टर मुख्तार अंसारी का नाम क्यों नहीं निकला? डॉक्टर मुख्तार अंसारी ने भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तुम्हारी जबान से मुख्तार अंसारी का नाम इसलिए नहीं निकलता क्योंकि मुख्तार अंसारी का वो दादा था। मुख्तार अंसारी का नाम लेते मोदी जी तुम? अच्छा, वो नहीं लिए तो चलो। मोदी जी, आप कम से कम मिर्जापुर को आए तो नागा प्रसाद विश्वकर्मा का नाम ले लेते, जिसको महाराजा की फौज ने शहीद कर दिया था। मोदी जी को मालूम ही नहीं होगा नागा प्रसाद विश्वकर्मा का है। मोदी जी, जब आप मिर्जापुर को आए तो कम से कम अब्दुल वाहिद का नाम तो ले लेते, जिसको अंग्रेजों ने सन 57 की जंग आजादी में शहीद कर दिया था। ये वो सरजमीन है जहां पर ऐसे बड़े बड़े जियाले पैदा हुए। ये वो सरजमीन है जहां की गयूर माओ ने अपनी कोख से ऐसे बहादुरों को पैदा किया जिन्होंने अंग्रेजों से की गुलामी से देश को आजाद करवाया। मैं उन जियालों से और उन माओ से कह रहा हूं कि आज आपको पीडीएम का साथ देना है। मैं उन बहादुर नौजवानों से अपील कर रहा हूं कि गुलामी मत करो,
गुलामी मत करो, किसी से मत डरो। जिंदगी एक ही बार मिलती है, उसको इज्जत से गुजारो। सीना तान कर अपनी जिंदगी गुजारो, अपने हक के लिए रहो। और आपके हक के लिए, आपके जायज मांगों के लिए पीडीएम को बनाया गया है। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आज मिर्जापुर की सरजमीन में हूं, जहां पर ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तान हिंद के बादशाह की खबर भी है और उसके बाजू में विजयावास शरीफ की मंदिर भी है। ये मोदी जी को नजर नहीं आता, देखना नहीं चाहते इन चीजों को मोदी जी और बीजेपी और आरएसएस। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि इस भाईचारगी को बरकरार रखिए, इस भाईचारगी को बरकरार रखिए, मोहब्बत को और मजबूत करिए, नफरत का खात्मा करिए। और नफरत का खात्मा उस वक्त होगा जब आप पीडीएम का साथ देंगे, जब आप हमारे दौलत सिंह पटेल साहब को पहली तारीख के दिन लिफाफे के निशान पर वोट लगाकर उनको कामयाब करेंगे। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है, जो समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार है, क्या वो बीजेपी से नहीं आया? क्या वो बीजेपी से नहीं आया? आया नहीं आया? आप जानते हैं कि जब वो सांसद था बीजेपी का, जो आज समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट है, इसने CAA कानून के किसका साथ किया, CAA कानून के लिए वोट दिया। क्या आप CAA कानून को मानते हैं? क्या आप CAA कानून को मानते हैं? और वही CAA कानून को भारत की पार्लियामेंट में मोदी और अमित शाह के 300 MPs के सामने उस कानून के बिल को अगर किसी ने फाड़ा तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी था। आज जो समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट है, वो ट्रिपल तलाक के कानून में वोट दिया। क्या आप ट्रिपल तलाक के कानून को मानते हैं? मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, मेरी सरदार मां और बहनों, ये अखिलेश यादव का, ये इनकी मोहब्बत है अल्पसंख्यक समाज से, कि जो बीजेपी से आ गया, इनके पास एक स्टैंप है, वो स्टैंप लगा देते हैं, सेक्युलर हो गया। बताइए, आपके पास भी तो वॉशिंग मशीन आ गई। क्या वो वॉशिंग मशीन आपको मोदी जी ने दी? कि मोदी जी के पास एक वॉशिंग मशीन है, मोदी के पास, कि जो करप्शन करे मोदी के पास आ जाए वो साफ हो जाता है, और जो बीजेपी से निकल कर आ जाए अखिलेश के पास तो वो सेक्युलर हो जाता है। मैं आपको बता रहा हूं, कल अखिलेश यादव एक जनसभा कर रहे थे, इलेक्शन की मीटिंग कर रहे थे। किस मुकाम पर